श्वसन तंत्र का चित्र वर्णन करें, या फिर 2 नंबर का पूछेगा कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। यदि सिर्फ आप वर्णन कर देंगे, आप चित्र नहीं बनाएंगे, तो आपको 5 नंबर में से 2 नंबर काटिए। ट्रैकिया, ये देख रहे हैं लम्हा, ये लम्का देख रहे हैं, इसे बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के सहारे ही जो सांस होता है फेफड़ों में पहुंचता है। ठीक, फेफड़ा में ऑक्सीजन को लिया जाता है हमारे नाक के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे नाक के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है। हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन ले जाकर सभी कोशिका तक पहुंचाता है, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लाकर फेफड़ा में पहुंचाता है। बैकलॉग काफी सारे बच्चे बैकलॉग से परेशान हो चुके हैं। हम आपके लिए बैकलॉग क्लियर करने के लिए वन शॉट सीरीज आ रहे हैं, जिसमें 30 मिनट में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। ठीक, बायोलॉजी का चैप्टर 2 श्वसन तंत्र का वन शॉट सीरीज हम लोग 30 मिनट में पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। इस वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारा चैप्टर 1 हो चुका है, जय प्रक्रम एवं पोषण का, जिसमें आपको हम पूरा टॉपिक बता देते थे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़े थे। मात्र 30 मिनट में पूरा चैप्टर समाप्त हो गया था, और लास्ट में आपको कुछ प्रश्न भी दिए थे, आप बनाकर भेजने के लिए गए थे। उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी हम लोग पूरा देखेंगे और लास्ट में आपको प्रश्न देंगे। ठीक, इससे पहले हम लोगों का चैप्टर 1 जय प्रक्रम एवं पोषण का हो गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख लीजिएगा। आपका मात्र 30 मिनट में पूरा चैप्टर समाप्त। चैप्टर का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लास्ट में आपको जो प्रीवियस ईयर पूछे गए काफी महत्वपूर्ण सवाल है वो आपको देंगे। ठीक, जैसे कि आपको चैप्टर 1 में मैंने दिया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर पूछा गया है, वो सब आपको दे दिए थे। आप बताए भी थे कि जो जैसे पढ़ा दिए थे वैसे बनेगा, बनाना भी सिखा दिए थे। तो आज हम लोग चैप्टर 2 श्वसन तंत्र का वन शॉट सीरीज देखेंगे, मात्र 30 मिनट में पूरा चैप्टर समाप्त। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, 30 मिनट में खत्म करना है, इसलिए फटाफट आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लाइक शेयर करने के लिए, क्योंकि हमें कवर करना है पूरा चैप्टर। सबसे पहले नाम क्या है चैप्टर का? श्वसन तंत्र। ठीक, नाम क्या है? श्वसन तंत्र। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि श्वसन होता क्या है। मात्र 30 मिनट में पूरा चैप्टर समाप्त करने वाले हैं, मतलब एक भी बैकलॉग नहीं रहने देंगे। जितना भी साइंस में जितना चैप्टर है सभी का पूरा सिलेबस का 30-30 मिनट में पूरा चैप्टर वन शॉट लाएंगे। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक, चलिए श्वसन तंत्र की परिभाषा क्या लिखेंगे तो लिखिएगा। देखिए श्वसन तंत्र क्या है, तो जो हम लोग श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं हम लोग, क्या वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर में जाकर फेफड़ा द्वारा लेते हैं। तो नाक से जो श्वसन हवा लेते हैं शरीर के अंदर, उसी को तो श्वसन कहते हैं। तो क्या सिर्फ नाक में से हवा लेने को श्वसन कहते हैं? तो नहीं, श्वसन मतलब होता है ना कि पहले हवा वायुमंडल में से अंदर लिए शरीर के अंदर, उसके बाद फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा से फिर खून से होते हुए कोशिका में जाएगा, शरीर के सभी कोशिकाओं में। उसके बाद कोशिका में से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद उसे फेफड़ा लाएगा, और फेफड़ा से शरीर से बाहर निकालेगा। यानी कि ले जाने और लाने का, ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं तक ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से लाने तक पूरी क्रिया को श्वसन कहते हैं। ना कि सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना, श्वसन नहीं। श्वसन मतलब पहले ऑक्सीजन लेंगे, फेफड़ा में जाएगा, फिर सभी कोशिका में जाएगा, कोशिका में उसका क्रिया होगा, समीकरण सिखाएंगे कैसे क्रिया होता है। उसके बाद क्रिया होने के बाद ऊर्जा बनेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर खून लेगा और पहुंचाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बाहर निकलेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन लेने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं, और बाहर लाने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो चलिए देखिए श्वसन तंत्र का परिभाषा लिखेंगे। श्वसन किसे कहते हैं? ठीक, सबसे पहले श्वसन का परिभाषा तो लिखेंगे, भोजन में, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए। ठीक, भोजन में संचित ऊर्जा को, भोजन में संचित ऊर्जा को एटीपी के रूप में कोशिकाओं तक पहुंचाना। हमारा क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक, भोजन में संचित ऊर्जा को एटीपी के रूप में सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना श्वसन कहलाता है। ठीक, श्वसन का महत्व आप समझिए। श्वसन क्या है? भोजन में संचित ऊर्जा को सब पहुंचा दिए, श्वसन हो गया। इसका महत्व क्या होता है दैनिक जीवन में? तो श्वसन से हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक, श्वसन से हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति, यानी हमारा शरीर चार्ज होता है। तो दैनिक जीवन में श्वसन का महत्व लिखेंगे। ठीक, महत्व लिखेंगे, हमें इस श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होता है।
समझिए, आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर का प्रश्न, बताइए श्वसन का क्या महत्व है। तो लिखिएगा, ऑक्सीजन को ग्रहण कर भोजन में संचित ऊर्जाओं को तोड़कर एटीपी के रूप में शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर शरीर से बाहर निकाल देने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन का काफी ज्यादा महत्व है। श्वसन के कारण ही हमें शरीर में क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, श्वसन का महत्व शरीर में ऊर्जा देता है श्वसन के कारण। ठीक, इसका समीकरण क्या होता है, श्वसन का समीकरण में लिखिएगा। आपसे 2 नंबर में पूछेगा श्वसन क्या है, तो श्वसन का समीकरण बहुत जरूरी है। ठीक, तो देखिए श्वसन का समीकरण क्या होता है। समीकरण लिखेंगे 6O2 प्लस C6H12O6 मिलकर बनाएगा हमारा, तो टूटेगा, बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा हमारा टूटेगा एटीपी के रूप में। ठीक, समझ गए। श्वसन क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर उसका उपयोग करना, यानी कि संचित में ऊर्जा को, भोजन में संचित ऊर्जा को ऑक्सीजन के मदद से तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन का समीकरण याद रखिएगा 6O2 प्लस C6H12O6, यानी कि हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन ये हमारा ग्लूकोज बनेगा हमारे इधर कार्बन डाइऑक्साइड, ये है हमारा जल। ठीक, इस प्रकार से हमारा ऑक्सीजन का समीकरण होता है। समीकरण काफी महत्वपूर्ण है। आपसे जब भी पूछेगा 2 नंबर का, अगर सिर्फ परिभाषा लिख के छोड़ दीजिएगा तो आपको मात्र 1 नंबर मिलेगा। यदि आप समीकरण लिख दीजिएगा तो आपको पूरी 2 नंबर मिलेगा परीक्षा में। ठीक, चलिए, आप इतना बार बोले हैं एटीपी के रूप में। एटीपी क्या होता है, एटीपी मतलब होता है ना, याद रखिएगा, हम आपको कह रहे हैं कि एटीपी के रूप में तोड़ता है। एटीपी क्या है, तो याद रखिएगा एटीपी मतलब होता है एक बबल की तरह, याद रखिएगा, जिसमें ऊर्जा स्टोर रहती है। आप लोग होली खेलते हैं ना, होली में क्या करते हैं, बलून मंगाते हैं, बलूनों में रंग भर लेते हैं, पनिया में रंग घोर के बलूनिया में भर देते हैं। तो आप लोग उसी प्रकार से एटीपी समझिए। एटीपी एक बलून है जिसके अंदर ऊर्जा संचित होती है। जैसे बलून के अंदर पानी संचित होता है ना, होली में पानी भर लेते हैं रंग घोर के और देखते हैं कौन उज्जर पहन के जा रहा है। जैसे देखते हैं कोई आदमी उज्जर पहन के जा रहा है, यानी कि व्हाइट शर्ट पहन के जा रहा है, उसके ऊपर बिक देते हैं, कहते हैं बुरा ना मानो होली है। तो उसी प्रकार से एटीपी समझिए। एटीपी क्या होता है, वो बलूनमा जो होता है ना, उसी प्रकार से जिसमें पानी भरा रहता है उसके अंदर ऊर्जा भरा रहेगा, और ऊर्जा का उपयोग होता है काम करने में। जैसे देखिएगा ना कि हम दौड़ने लगे तो एटीपी तुरंत यहाँ से भेजता है, जाओ जाओ जाओ, पैर में जाओ, सब यहाँ से एटीपी पैर में जाता है, और पैर में जाने के बाद वहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि देखिए कोई ऊर्जा का व्हाइट कपड़ा पहन के दोस्त निकलता है होली में, वैसे बलून निकालते हैं, उसके ऊपर देने शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से जैसे आप दौड़ना शुरू करते हैं, फिर कोई काम करते हैं, जैसे हम अभी क्या बोल रहे हैं, तो जितना भी शरीर का सभी जगह से एटीपी आएगा, दगल सब आएगा कहाँ पे, मुंह में, ताकि यहाँ पे एनर्जी मिल सके। ठीक, समझ गए। एटीपी मतलब ऊर्जा संचित करने के, बलून की तरह ऊर्जा संचित करता है। ठीक, जैसे बलून पानी संचित करता है। एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक, एटीपी इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ए से हो जाएगा एडिनोसिन। 1 नंबर का काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। ठीक, एडिनोसिन। टी से हो जाएगा ट्राई, और पी से हो जाएगा फास्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका एटीपी का फुल फॉर्म होता है। जो श्वसन होता है अलग अलग जीवों में अलग अलग जगह से होता है, यानी श्वसन अंग के बारे में जानिए। श्वसन अंग, अगला टॉपिक श्वसन अंग। देखिए, जो मनुष्य होते हैं, हम लोग किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा से। आप लोग बताइए, मनुष्य किससे सांस लेगा, मनुष्य हम लोग फेफड़ा से लेते हैं। तो याद रखिएगा, मनुष्य फेफड़ा से सांस लेता है। जो मेढक होता है ना, वो फेफड़ा से भी लेता है, अपने शरीर के त्वचा से भी लेता है। जो बेंगवा होता है, मेढकवा, शरीर के त्वचा से भी लेगा। शरीर की त्वचा है ना, जब मट्टी के अंदर घुस जाता है तो शरीर के त्वचा से सांस लेता है, और जब सतह पर रहेगा ऊपरे तो फेफड़ा से सांस लेगा। जो मछली होती है पानी में, वो अपना गलफड़ा से सांस लेती है। ठीक, मछली गलफड़ा से सांस लेती है। जो मच्छर और कॉकरोच होता है, कॉकरोच मतलब तेलचट्टा, और मच्छर, उसे ट्रैकिया से सांस लेता है। ट्रैकिया का मतलब छोटा छोटा छेद होता है ऊपर शरीर पे, छोटा छोटा छेद होता है, उसे ट्रैकिया कहते हैं। ठीक,
और जो केचुआ होता है वो शरीर के त्वचा से सांस लेता है। ठीक, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 नंबर में हर बार आपसे पूछा जाता है, लगभग 1 साल बीच करके पूछा ही जाता है कि मनुष्य, मच्छर, केचुआ का श्वसन अंगों का नाम लिखें। ठीक, तो लिखेंगे मनुष्य का हो जाएगा फेफड़ा, चलिए मनुष्य का हो गया फेफड़ा पहला। दूसरा हो जाएगा हमारा केचुआ। केचुआ, केचुआ का श्वसन अंग क्या होगा, जल्दी से बताइए। तीसरा हो जाएगा त्वचा। ठीक, यानी शरीर के त्वचा से ही सांस लेगा केचुआ। तीसरा लिखते हैं, तीसरा हमारा हो जाएगा मच्छर। मच्छर, मच्छर या तिलचट्टा। मच्छर और तिलचट्टा दोनों को जैसे सांस लेता है ट्रैकिया से। ट्रैकिया, मच्छर, तिलचट्टा, ट्रैकिया से सांस लेता है। ठीक, चौथा हो जाएगा हमारा केचुआ हो गया, मच्छर हो गया, तिलचट्टा हो गया, मनुष्य हो गया, मेढक। ये त्वचा और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है। 4 हो गया। 5वां हमारा होगा मछली। मछली याद रखेगा, गलफड़ा से सांस लेती है, गलफड़ा। ये 5 बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। चलिए ले लीजिए, या फिर वीडियो पॉज करके आप पूरा नोट कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सारा महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे मात्र 30 मिनट में। ठीक, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इतना लिख लीजिए। अब श्वसन के प्रकार देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्या देखेंगे, श्वसन के प्रकार, यहाँ लिख देते हैं। याद रखिएगा, श्वसन 2 प्रकार का होता है। ठीक, श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वायवीय श्वसन। वायवीय, वायवीय श्वसन। दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। ठीक, याद रखिएगा। अब आपको समझाते हैं वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, वायवीय श्वसन वैसा श्वसन जिसमें हम लोग ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन शरीर के अंदर नहीं लेते हैं। तो कहिए क्या बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन हो सकता है? तो हाँ, बिना ऑक्सीजन लिए भी श्वसन होता है, उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसे कहेंगे वायवीय श्वसन। जो ईस्ट होता है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं होता है, बिना ऑक्सीजन लिए ही श्वसन करता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन लेना ही श्वसन कहलाता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना श्वसन कहलाता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। जैसे ही आप 10th में आए, पता चला कि बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन होता है। ऑक्सीजन जरूरी नहीं है श्वसन के लिए। वायवीय श्वसन में केवल ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसका लिखेंगे, वायवीय श्वसन का पहला पॉइंट क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। ठीक, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। ध्यान रखिएगा, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, वायवीय उपस्थिति में, अवायवीय अनुपस्थिति में। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे,
ये दोनों का अंतर भी लिखवा रहे हैं साथ साथ, दोनों को समझा भी रहे हैं साथ साथ। वायवीय श्वसन होता है ना, ये जो इसमें 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी अभी बता दिया, एटीपी मतलब कि बबल्स की तरह, या समझिए जिसमें ऊर्जा भरा रहता है, कुछ ठोसा रहता है, वो भरा रहता है। तो जो वायवीय श्वसन होता है इसमें कितना एटीपी बनेगा, तो 38 एटीपी। लेकिन अवायवीय श्वसन में मात्र 2 एटीपी ऊर्जा बनता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होता है, जिसके कारण पूर्ण श्वसन नहीं होता, पूरी तरह श्वसन नहीं होता है, बहुत कम श्वसन होता है और मात्र 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। ठीक, लेकिन जो छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे ईस्ट है, उसको 2 एटीपी में काम चल जाता है। तो लिख देंगे जो वायवीय श्वसन, इसमें कितना ऊर्जा बनेगा, जल्दी से बताइए। अब बोलिए बोलिए कितना होगा, 38 एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा। अब अवायवीय में कितना एटीपी बनेगा, याद रखिएगा, मात्र 2 एटीपी। चलिए अब तीसरा, इसका स्थान। जो वायवीय श्वसन होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी श्वसन क्रिया होता है। तो जो वायवीय श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और अवायवीय श्वसन याद रखेगा कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है, वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, आप लोग इतना नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना होगा मानव श्वसन तंत्र का। इस प्रकार से इसको बोलेंगे मानव श्वसन तंत्र। ये काफी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका एग्जाम में 5 मार्क्स कंफर्म करेगा। ये 5 नंबर का प्रश्न है कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करे, या फिर 2 नंबर का पूछेगा कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। 2 नंबर में पूछेगा, या फिर पूछेगा मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करे। यदि सिर्फ आप वर्णन कर देंगे, आप चित्र नहीं बनाएंगे, तो आपको 5 नंबर में से 2 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको चित्र बनाना होगा इस प्रकार से। चित्र के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना दिए, या फिर बहुत आसान है, आप चित्र इस प्रकार से देख बना सकते हैं। देखिए ये नाक हो गया, यहाँ पे नाक कहते हैं, यहाँ पे गला दे दीजिएगा। ठीक, फिर इसको बोलते हैं कंठ नली, जहां से आवाज निकलता है। फिर ट्रैकिया दीजिएगा, ट्रैकिया के सहारे फेफड़ा में भोजन पहुंचता है। फेफड़ा हो गया, जो गोल गोल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं वायु कोष्ठिका। ठीक, इसको बोलते हैं वायु कोष्ठिका। और ये जो आपको दिख रहा है रक्षा कवच की तरह, इसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम हृदय का स्थान, खाली स्थान हृदय के लिए। बस इतना ही 4 चीज मानव श्वसन तंत्र में मेन 4 चीज इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? सबसे पहला नाक, दूसरा कंठ नली, तीसरा ट्रैकिया, चौथा फेफड़ा। ये 4 गो है। देखिए 4 गो नाक, कंठ नली, ट्रैकिया, फेफड़ा। आप इतना ज्यादा नामांकन नहीं कर सकते, तो सिर्फ 4 को भी लिख दीजिएगा। नाक, फिर यहाँ पे कंठ नली, फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब ये जो है ना पूरा ट्रैकिया, और फेफड़ा। बस ये 4 को मेन इंपॉर्टेंट है, ऐसे वो काम समझना है। ठीक, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले नाक। नाक का क्या काम है? वायु को छानना और उसमें नमी देना। यदि वायु शुष्क है तो उसमें नमी देना, और वायु को छानना, उसके अंदर जितना भी बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको छानने का काम कौन करता है? नाक करता है। धूल कण, हम लोग धूल में जाते हैं तो धूल कण भी हमारे नाक के थ्रू सांस अंदर जाता है ना, तो नाक का ही काम होता है। उसके अंदर छोटा छोटा बाल होता है, नाक के अंदर रोम होता है, जिससे वायु को छाना जाता है और नमी दिया जाता है। ठीक, दूसरा है कंठ नली। कंठ नली किसको कहते हैं? इसको यहाँ पर जो होता है इसको कंठ नली कहते हैं, जहां से आवाज निकलता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे कंठ नली है। तो कंठ नली का क्या काम है? स्वर उत्पन्न करना। स्वर मतलब आवाज, आवाज जो बोल रहे थे आवाज निकल रहा है, कंठ नली से ही निकल रहा है। ठीक, चलिए कंठ नली समझ गए। अब अगला है ट्रैकिया। ट्रैकिया का काम है क्या है? नाक से हम लोग जो हवा लिए हैं उसको फेफड़े में भेजने का काम करता है ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब कि उसका श्वासन नली, श्वास नली को ही ट्रैकिया कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया ट्रैकिया। ये जो देख रहे हैं लम्हर, ये लमका देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के सहारे ही जो सांस होता है फेफड़ों में पहुंचता है। ठीक, चौथा सबसे लास्ट फेफड़ा। फेफड़ा का काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को देना। ठीक, तो ये 4 को लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, अगर 5 नंबर का पूछेगा मानव पाचन तंत्र सचित्र वर्णन करे, तो पूरा लिखिएगा। ठीक, अगर सिर्फ पूछेगा 1-2 नंबर का कि मानव श्वसन तंत्र के बारे में बताइए, तो इतना लिख दीजिएगा। ठीक, 4 को, ये 4 को लिख दीजिएगा। यदि आपसे अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैस फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, लिखिए। तो ये भी 4 चरणों में संपन्न होता है। ठीक, पहला चरण क्या है? फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान में सबसे पहले ऑक्सीजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। फेफड़ा में ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। ठीक, फेफड़ा में ऑक्सीजन को लिया जाता है हमारे नाक के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे नाक के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। तब लिखिएगा, गैसों का आदान प्रदान निम्न चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहले
कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, यानी अवशोषित किया जाता है। दूसरा चरण क्या है, रक्त और ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब कि जो खून होता है, खून फेफड़ा में से ऑक्सीजन को लेकर ऊतक के पास जाता है, कोशिका के पास। देखिए यहाँ पे ये ब्लड, मान लीजिए ब्लड है, ये ब्लड है, यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाएगा किसके पास, मान लीजिए कि ये कोशिका है, कोशिका के पास ले जाएगा किसको, ऑक्सीजन को ले जाएगा कोशिका के पास। वहां से फिर वापस लेके आएगा कोची, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है, यहाँ से फेफड़ा देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होता है रक्त और कोशिकाओं के बीच, ठीक। ये हो गया हमारा रक्त, ये हो गया ऊतक। समझिए, जो हमारा खून होता है, खून यानी कि रक्त, खून यानी रक्त हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन ले जाकर सभी कोशिका तक पहुंचाता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लाकर फेफड़ा में पहुंचाता है। यानी कि रक्त और फेफड़ा के बीच आदान प्रदान होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। रक्त यहाँ पे ऊतक के पास आके ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो इसको क्या बोलेंगे, रक्त में गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक। तो दूसरे चरण में रक्त में गैसों का आदान प्रदान होता है, रक्त में गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है ऊतक से और उसमें ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक। समझ जाइए, लिखा होगा खून और ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला है कि ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, ठीक। हीमोग्लोबिन के द्वारा आपसे पूछा जाएगा खून का लाल रंग क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, Fe आयरन 26 के बारे में जानते होंगे। तो रक्त का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, तो प्लाज्मा तथा आरबीसी करते हैं। मतलब हुआ कि जब हम सांस लिए, ऑक्सीजन गया हमारे फेफड़ा में, फेफड़ा में से जब खून में मिलता है ऑक्सीजन, तो खून में कौन सा ऐसा घटक होता है, आपको चैप्टर 3 में पढ़ाएंगे खून के घटकों के बारे में। 3 गो घटक होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसे बताएंगे। तो खून में अंदर जो आरबीसी होता है ना, उसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को लेता है और सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, और कोशिकाओं जाने के बाद कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लाने का काम हीमोग्लोबिन नहीं करता। हीमोग्लोबिन का काम है बस ऑक्सीजन को पहुंचाना, वहां से लाने का काम कौन करेगा, तो वहां से लाने का काम करेगा प्लाज्मा तथा आरबीसी। आरबीसी और प्लाज्मा होता है, और ऑक्सीजन को पहुंचाता नहीं है, वहां से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा में लाने का काम करता है आरबीसी और प्लाज्मा, ठीक। ये हो गया 4 पॉइंट इसमें, 4 पॉइंट इसमें, बहुत आसान है, 8 पॉइंट याद कर लीजिए, 5 नंबर कंफर्म हो गया। या फिर अलग अलग पूछेगा तो 2-2 नंबर का, ये दोनों पूछता है अलग अलग, और वो 2 नंबर का पूछेगा। अगर अलग अलग 2 नंबर का पूछा है तो 6 नंबर, अगर सिर्फ एगो पूछेगा 5 नंबर या दीर्घ उत्तरीय में, तो पूरा बनाना होगा, ठीक। यानी कि सिर्फ आप चित्र बनाना सीखें तो इससे आपका 2 नंबर कंफर्म हुआ, और सिर्फ यदि आप ये समझ गए कि मानव श्वसन तंत्र कैसे काम करता है तो इससे आपका 2 नंबर, और अगर आप ये समझ गए गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, इसमें 2 नंबर। अगर अलग अलग 2-2 नंबर का पूछा जाएगा तो टोटल 6 नंबर यहाँ से कंफर्म होता है। यदि एक पूछा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो आपका 5 नंबर पूछा जाएगा कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। चित्र बनाना है, नाम लिखना है, वर्णन पूरा कर देना है, ठीक। चलिए अब हम लोग समझते हैं पौधों में श्वसन। इससे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए लिख लीजिए। अब हम लोग समझते हैं पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन कैसे होता है, देखिए पौधे होते हैं ना, वो भी इंसान की तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये क्या कर रहे हैं, जो पौधे होते हैं, पौधों के यहाँ पे पत्ती का संरचना बनाते हैं। ये पौधा हो गया, ये होता है ना ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कहीं क्या बोल रहे हैं, हम तो प्रकाश संश्लेषण में पढ़े हैं, आज तक पढ़ते आए हैं कि जो पौधा होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, वो भी सही है। लेकिन जब पौधे श्वसन करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ने का काम कब करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण होगा। ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं बाहर से और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक। इस प्रकार से सिंबल से समझ जाइए। तो जब प्रकाश संश्लेषण होगा, यानी खाना बना रहा है पौधे, जब सूरज का प्रकाश मिलता है सुबह शाम पौधों के, तब खाना बनाता है, तो खाना बनाते समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन दिन भर 24 घंटा वो श्वसन भी तो करता है, सिर्फ खाना खा के रह जाएगा जिंदा आदमी बिना ऑक्सीजन के, तो श्वसन भी करता है। तो श्वसन में वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है श्वसन में, ठीक। श्वसन है जो 24 घंटा होता है पौधों में, ठीक। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण है केवल सुबह शाम या फिर दिन में कहते हैं, ये सिर्फ दिन में होता है।
रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसलिए जो पौधे होते हैं रात में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, सिर्फ श्वसन हो रहा है। इसलिए आप देखिएगा रात में आदमी जल्दी थक जाता है, या फिर रात में कोई काम करिएगा ना तो तुरंत नींद आने लगेगा, जल्दी थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि रात में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिलता है। पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इंसान भी कार्बन डाइऑक्साइड, सभी जानवर भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है रात में। इसीलिए रात में काम करने में ज्यादा मन नहीं लगता है, नींद आ जाता है तुरंत। लेकिन दिन में पूरा रिफ्रेश फील करते हैं, क्योंकि दिन में सुबह सुबह प्रकाश संश्लेषण होता है, एकदम ताजा ताजा रेड लाइट आता है पत्ती पे, प्रकाश संश्लेषण होता है, कार्बन ऑक्सीजन निकलता है, जितना ऑक्सीजन हमें मिलता है उतना ही हम ताजा फील करते हैं, उतने एनर्जेटिक फील करते हैं दिन में काम करने के लिए। तो समझ रहे हैं ना, ये सब बायोलॉजी का खेला है पूरा, ये सब केमिकल रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बीच। तो कभी भी आदमी का मूड खराब है, ताजा है, नींद आ रहा है, सब केमिकल के कारण ही हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही। ठीक, तो समझिए श्वसन में पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जब लेकिन दिन में क्या होता है ना, श्वसन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है ना, वही कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेता है प्रकाश संश्लेषण में और ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए आपसे पूछा जाएगा दिन में पौधे क्या लेते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में सिर्फ श्वसन होता है और ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, लेकिन इसमें से कुछ मात्रा ही श्वसन के लिए यूज करता है, बाकी बाहर छोड़ देता है। और इसी जो यूज किया है उसी को श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर छोड़ेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेगा फिर प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए बाहर से भी एटमॉस्फेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसका ऑक्सीजन बना के निकाल देता है। समझ जाइए। ठीक, तो लिखते हैं पौधों में श्वसन। लिखिए आप लोग भी साथ साथ कॉपी में लिखिए पौधों में श्वसन के बारे में। पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन देखिए, पौधे क्या करते हैं, पौधे भी, ये 2 नंबर का काफी महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में पूछा जाता है पौधों में श्वसन के बारे में बताइए। ठीक, ध्यान दीजिए, पूरा लिखिए। पौधे भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा CO2 उत्सर्जन करते हैं, CO2 का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, समझ गए। जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सिर्फ श्वसन के दौरान, प्रकाश संश्लेषण में ऐसा नहीं होता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर लिखिए, हम देंगे भी 4 वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके भी लिए हैं प्रीवियस ईयर में, जो काफी बार पूछा गया, 2-3 बार रिपीटेड प्रश्न है 2014 से 24 तक के रिपीटेड प्रश्न है, उस सभी को ले आए हैं। ठीक, 2025 में भी एग्जाम हो गया है ना, तो 14 से 25 तक का जो भी रिपीटेड प्रश्न, 4 गो महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, आपको लास्ट में देंगे, उसको बना के भेजना है इंस्टाग्राम पर। ठीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे साथी मेन मिशन टॉपर ऑफिशियल का। ठीक, चलिए, पौधे भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पौधे, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं। पौधों में, पत्ती में, ध्यान रखिएगा, पत्ती में रंध्र के द्वारा, पत्ती में रंध्र के द्वारा श्वसन होता है, यानी कि पत्ती में रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम होता है। तना में, याद रखिएगा, तना में बात रंध्र होता है। ठीक, तना में बात रंध्र। तीसरा होता है, तना हो गया, पत्ती हो गया, जड़ में, क्योंकि जड़ में मूल रोम द्वारा, जड़ में मूल रोम द्वारा श्वसन होता है, तना में बात रंध्र द्वारा, पत्ती में रंध्र द्वारा। याद रखिएगा। कहिएगा कि जड़ में कैसे श्वसन हो सकता है, हम क्या बताए थे, प्रकाश संश्लेषण केवल प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है सूर्य का प्रकाश, श्वसन के लिए सिर्फ उसको ऑक्सीजन चाहिए, जो कि मिट्टी के कणों में फंसे होते हैं ऑक्सीजन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उसको ले लेता है। ठीक, समझ गए ना। चलिए अब अगला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, पौधे दिन में
ऑक्सीजन थी प्रकाश संश्लेषण दिन में करते हैं, इसलिए क्या करते हैं ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। बताए ही थे ये ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में श्वसन के लिए बचाते हैं और बाकी सब बाहर निकाल देते हैं। तो पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मतलब कि निकालते हैं हाँ। और रात में कार्बन डाइऑक्साइड, और रात में क्योंकि सिर्फ श्वसन होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक। और रात में CO2 निष्कासन करते हैं, निकालते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण 3 को पॉइंट था पौधों में श्वसन के बारे में, जो कि क्लियर हो गया, ठीक। काफी महत्वपूर्ण था। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आपका ये चैप्टर समाप्त। श्वसन पहले पढ़े श्वसन क्या है, फिर वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन को समझे, फिर मानव में श्वसन कैसे होता है, मानव में श्वसन के बाद पौधों में श्वसन, बस चैप्टर समाप्त। बस इतना ही था। और कॉकरोच वगैरह के बताए थे, जो ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए याद कर लीजिएगा। कॉकरोच में ट्रैकिया के द्वारा होता है, केचुआ में श्वसन किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक। अब आपको क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन कुछ है आपके लिए जो हम लिखे हैं, पौधों में श्वसन का जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये HW तुरंत बना के भेजना है, जैसे आप वीडियो पॉज करके इसको बनाइएगा, ठीक। HW समझ लीजिए, ये क्या है आपका HW, IMOTPYQ। यह मैटर नहीं करता कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, 2025 में देख रहे हैं, 26 में, 28 में, 30, 40, 50 कब देख रहे हैं वो भी मैटर नहीं करता, किस समय देख रहे हैं वो भी मैटर नहीं करता। आपको बनाकर भेजना है तो भेजना है, जब भी आप देख रहे हैं बनाइए और बना के भेजिए, ठीक। इंपोर्टेड PYQ में सबसे पहला प्रश्न है आपका, अभिक्रिया का समीकरण, क्या गया जी, सॉरी यहाँ पे है, पौधों में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखें। पहला प्रश्न, पौधों में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखें। पौधों में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखें। दूसरा प्रश्न है, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें। वायवीय आपको बता दिए हैं, वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, अवायवीय में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। कम से कम 3-3 पॉइंट लिखना है, ठीक। वायवीय एवं अवायवीय पेन चेंज करते हैं। श्वसन में अंतर लिखें। तीसरा प्रश्न आपके लिए, तीसरा प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। 5 नंबर यह प्रश्न, इसमें आपका 3-3 प्रश्न क्लियर हो जाएगा, ठीक। कि चरणों के कैसे कौन कौन चरण में संपन्न होता है श्वसन, और श्वसन अंगों का नाम और उसका कार्य लिख दीजिएगा और चित्र बना दीजिएगा। तो ये पूरा लिख देते हैं, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन। यह क्वेश्चन का आंसर कम से कम 2 पेज लीजिएगा। एक पेज में पूरा बड़ा सा बढ़िया सा चित्र बनाइएगा। एग्जाम हॉल का बात कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में कैसे बनाना है। एक पेज में बढ़िया सा बड़ा सा चित्र बनाइएगा और नाम लिख दीजिएगा सभी अंगों का, और दूसरा पेज में वर्णन कर दीजिएगा, जो हम लिखे आए थे ना यहाँ पर, वो लिख दीजिएगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, हमारा जब बोर्ड एग्जाम था तो हमसे पूछा गया था ना कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, तो हम क्या किए थे ना, पहला पेज में
बायोलॉजी में आया था प्रश्न, पहला पेज 2 पेज यूज किए थे। पहला पेज में क्या किए, उसको बढ़िया से चित्र बना दिए सजा के। ऐसे मान लीजिए ये पेज है, यहाँ पे आपका इस प्रकार से पेज रहेगा, तो इस पेज में बड़ा सा चित्र बना दीजिएगा, बड़ा सा, ठीक, छोटा सा नहीं कि इतना छोटा सा बना देंगे, नहीं, बड़ा सा चित्र बनाइएगा, सबका नाम लिख दीजिएगा सजा के पेंसिल स्केल की मदद से। फिर इसमें पॉइंट बाय पॉइंट देख के पॉइंट लिख दीजिएगा। उस प्रकार से 5 जैसे आपको यहाँ पे 8 पॉइंट बताइए ना जिस श्वसन, मानव श्वसन में, वो 8 पॉइंट के थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। हम ऐसे लिखे थे, मेरा साइंस में 95 प्लस मार्क्स आया था, ठीक। तो इसी प्रकार से आप भी लिखिएगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। एक पेज में पूरा चित्र और दूसरे पेज में उसका वर्णन, ठीक। मानव श्वसन तंत्र का समझ गए ना, इसका आंसर कैसे लिखना है समझा दिए। अगला प्रश्न, श्वसन एवं दहन में अंतर लिखें, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। चौथा, श्वसन एवं दहन में अंतर लिखें। तो कहिए कि श्वसन तो समझ में आया, दहन क्या होता है? दहन मतलब कि जलता है ना, चीज जो जलता है। जैसे श्वसन किस में होता है? सजीवों में होता है, लेकिन दहन निर्जीवों में। कोई कॉपी को जला सकते हैं, क्या है? निर्जीव है, हम श्वास लेते हैं, सजीव है। उसी प्रकार से श्वसन में हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, कैलोरीज में, अथी क्या नाम उसका, श्वसन में हमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन होता है, दहन में ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता। श्वसन में आपसे लिख दीजिएगा, 3 पॉइंट लिख दीजिएगा दोनों में। श्वसन में लिख दीजिएगा सजीवों में होता है, श्वसन के फलस्वरूप हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण होता है, लेकिन दहन में हमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मिलता है। श्वसन जीवों के अंदर होता है, जबकि दहन बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, मतलब निर्जीवों में होता है बाहर, श्वसन शरीर के अंदर होता है सजीवों में। इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक। हरे पौधे श्वसन करते हैं, लेकिन हरे पौधे में दहन नहीं हो सकता, हरा पौधा में नहीं, सूखा हुआ पौधा में होता है। इस प्रकार से 3 वो पॉइंट लिख दीजिएगा। यहीं पे होता है आपका चैप्टर द एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप फटाफट इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, कम से कम एक दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिसका बैकलॉग लगा हुआ है, या फिर आपके भाई बहन दोस्त यार परम मित्र महिला मित्र, जिसका पास भी शेयर करना है शेयर कर दीजिए, जिसका इस चैप्टर का बैकलॉग था। ऐसे पहले हम लोग चैप्टर 1 का भी कंप्लीट कर चुके हैं, मात्र 30 मिनट में। उसमें अभी आपको 30 से 35 मिनट में पूरा चैप्टर समझा दिए थे, और सब ऑब्जेक्टिव भी बताए थे, और एक ऑब्जेक्टिव छोड़े नहीं थे। आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा इस चैप्टर का, पिछले वाला चैप्टर का, दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसलिए नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। जो बेल आइकन होता है वहां पे घंटी का सिग्नेचर दिखेगा, उसको ऑन कर दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा, ठीक। तभी आपके पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट का पहुंचेगा। जो हम पढ़ाए हैं इसमें ऑब्जेक्टिव भी बताए थे, केचुआ के बारे में, रंध्र के बारे में बताए थे, तो सभी चीज का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। और चैप्टर 1 का भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं हुआ तो वो भी होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अभी आप जल्दी से जाकर चैप्टर 1 को देख लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और फिर चैप्टर 2 आप तो कंप्लीट कर ही लिए, इसका दोनों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा, ठीक। मिलते हैं आपसे चैप्टर 3 के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।